Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biodiversity and conservation. This is the 15th chapter of NCERT. तो हमने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने पूरा बायोडाइवर्सिटी की इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें कि जो बायोडाइवर्सिटी होता है वो 3 टाइप में डिवाइड होता है जिसमें कि पहला क्या था जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा क्या था स्पीसीज डाइवर्सिटी और तीसरा था इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो 3 टाइप की डाइवर्सिटी हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो उसमें हमने पहले सबसे जेनेटिक डाइवर्सिटी में डिस्कस किया था कि प्लांट कि मैंगो ट्री कितना है, हमारी मैंगो वैरायटी कितनी है। ठीक है, और राइस वैरायटी कितनी है, सारी चीजें मैंने डिस्कस करी थी। उसमें स्पीसीज वैरायटी में मैंने स्पीसीज के बारे में डिस्कस किया था कि वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा एम्फीबियंस है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। ठीक है, उसके बाद हमने इकोलॉजिकल के बारे में डिस्कस किया था कि इकोलॉजिकल के बेस पे आप किस तरीके से डाइवर्सिटी को डिवाइड करते हैं या फिर उनके बारे में जानते हैं, इनकी वैल्यू को फाइंड करते हैं किसके बेस पे। तो डेजर्ट हो गया और कोरल रीफ हो गया, वेटलैंड हो गया, तो इन सब चीजों के बेस पे आप इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को फाइंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में देखा था जिसमें कि काफी सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम उसी में और भी पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें कि अभी 3 पॉइंट जो है वो लेफ्ट है। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट जो एक और पॉइंट है जिसमें क्या है, बायोलॉजिस्ट आर नॉट श्योर अबाउट द हाउ मेनी प्रोकैरियोट स्पीशीज देयर माइट बी। तो जो बायोलॉजिस्ट ये कंफर्म नहीं कर पा रहे थे कि कितने प्रोकैरियोटिक स्पीशीज हैं। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for the group then their diversity alone might run into millions। जितने भी बायोकेमिकल और मॉलिक्यूल के बेस पे हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, मतलब क्या होगा, जब सेल्स होंगी, सेल मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं ना सेल्स। तो जो सेल्स होते हैं उसमें वो जो होते हैं मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हीं से कोई भी ऑर्गन जो होता है बनता है। ठीक है, तो अब जो ऑर्गन जो बन गया या फिर ऑर्गेनिज्म बन गया तो उसी से हमारा डाइवर्सिटी भी क्लियर होता है। ठीक है, डाइवर्सिटी भी बनता है। ठीक है, तो जो काफी सारी केमिकल्स हो गए, बायोकेमिकल्स हो गए और मॉलिक्यूल से इन सब से मिलकर जब हमारे पूरा बायोडाइवर्सिटी तैयार होती है तो वो कितनी होती है, पूरा मिलियंस तक वैल्यू उनकी पहुंच जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, the Indian diversity figures was estimated that there are probably more than 1 lakh species of plant and more than 3 lakh species of animal get to discovered and described। तो अगर हम पूरी इंडियन डाइवर्सिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो प्लांट की जो वैरायटी है वो कितनी है, 1 लाख स्पीसीज है। और अगर एनिमल की बात करेंगे तो वो मोर देन 3 लाख स्पीसीज है। ठीक है, तो ये पूरा जो डेटा के फॉर्म में ये सारी चीजें गिवन रहती हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पैटर्न ऑफ मतलब किसी भी पैटर्न के बेस पे आप बायोडाइवर्सिटी को जब डिवाइड करते हैं तो उसमें 2 पॉइंट होते हैं, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट एंड दूसरा क्या है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या होता है। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड बट सो rather uneven distribution। इसमें क्या होता है, जब किसी भी प्लांट और एनिमल को हम इसके बेस पे डिवाइड करते हैं, मतलब डाइवर्सिटी बनाते हैं कि प्लांट कितने हैं और एनिमल कितने हैं पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि इसमें मतलब इनको किस तरीके से हम किस किस जगह पर रख सकते हैं, उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन जनरल स्पीसीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब, जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम इक्वेटर की तरफ रहते हैं तो वहां पर क्या होती है, जो डाइवर्सिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, जब हम पूरे अर्थ में जब इक्वेटर की तरफ आते हैं तो वहां पर क्या होता है, जब तो डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है और जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, डाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट देखिए, ट्रॉपिक लैटिट्यूड रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीसीज दैन टेम्परेट और पोलर एरिया। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे कि कौन सी एरिया में जो स्पीसीज है वो सबसे ज्यादा है, तो अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ से जब हम साउथ की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, जो स्पीसीज का परसेंटेज है या फिर वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है,
क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब वहां पर क्या है, टेम्परेट और पोलर एरिया मिलता है, ठीक है। फिर देखिए नियर द इक्वेटर कोलम्बिया, अगर हम इक्वेटर की बात करें कि इक्वेटर में जब हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, ठीक है। तो अब उसकी वैल्यू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके की वैल्यू में स्पीसीज है, ठीक है। तो कोलंबिया हैविंग 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड, अगर हम कोलंबिया की बात करेंगे तो वहां पर कितनी बर्ड्स है, 1400 स्पीसीज, ठीक है। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करेंगे तो 105 स्पीसीज ऑफ बर्ड है, ओके। उसके बाद ग्रीनलैंड की बात करेंगे तो वहां पर कितनी 56 है, ठीक है, 56 स्पीसीज ऑफ बर्ड, ओके। अब अगर इंडिया की बात करेंगे तो वहां पर कितनी 1200 स्पीसीज ऑफ बर्ड, ओके। तो इस तरीके से क्या है, जब इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो ये सारी वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, फ्रॉम बर्ड्स, ओके, फॉर बर्ड्स के लिए। नेक्स्ट देखिए द लार्जली ट्रॉपिकल अमेजन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ओके। अगर जो अफ्रीका है वहां पर, मतलब जो साउथ अमेरिका है वहां पर क्या है, एक अमेजन रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, क्या है, अमेजन रेन फॉरेस्ट है। तो उसके अगर हम वहां पर बायोडाइवर्सिटी जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है, क्या है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है एज अकॉर्डिंग टू अर्थ, ठीक है। अर्थ में हम बात करेंगे अमेजन रेन फॉरेस्ट, तो वहां पर स्पीसीज क्या है, सबसे ज्यादा है। अब हम अगर मतलब पूरे एरिया की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा क्या है, 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट जो है वहां पर है, ठीक है, कितने हैं, 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट या फिर उससे ज्यादा वैल्यू में प्लांट जो है वहां पर होते हैं, ठीक है। बर्ड्स की प्लांट्स की वैल्यू हमें मिल गई कि प्लांट्स कितने होते हैं, 40,000 स्पीसीज होते हैं। और अगर फिशेस की बात करें तो 3,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस वहां पर प्रेजेंट है, और 1,300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट है, एंड 427 ऑफ मैमल्स and 378 species of reptiles, and greater than total की बात करेंगे तो क्या होगा, greater than 1,25,000 species of vertebrate प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी स्पीसीज का जो पूरा डेटा है वो क्या है, पूरा मिला है, मतलब जिसमें कि इतने सारी स्पीसीज जो है वो आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट एंड दीज rainforest, this might be at least 2 million insect species waiting to discover and named, जिसमें कि साइंटिस्ट ने ये बताया है कि जो रेन फॉरेस्ट है, अमेजन रेन फॉरेस्ट, उसमें सबसे ज्यादा 2 मिलियंस ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है, कितने 2 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे जो है जिनके नाम और मतलब और भी जो इंसेक्ट है उनको डिस्कवर किया जा रहा है और उनके नाम जो है वो क्लियर करे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वेरियस हाइपोथेसिस फॉर हायर डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल एरिया। अब हम ट्रॉपिकल एरिया के बारे में बात करते हैं कि ट्रॉपिकल एरिया के किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, टेम्परेट एरिया हैव अंडरगोन फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन इन द पास्ट। अगर हम मतलब जो ऐसा एरिया जो टेम्परेट एरिया होता है वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा कैसा है, ग्लेशियर एरिया है, ठीक है। जो टेम्परेट एरिया है वहां पर क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या है, ग्लेशिएशन एरिया है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर नो अनफेवरेबल सीजन इन द ट्रॉपिक constitute favorable environment has helped tropical organism to gain more than niche specialize in increase in diversity, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब इनका अनफेवरेबल सीजन आता है, मतलब किसी भी स्पीसीज का अगर अनफेवरेबल सीजन आता है तो क्या होता है, वो एक कवर में मतलब एक एरिया में कवर्ड हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो अपने जो एरिया है वहां से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। जो जब उनकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो क्या होता है, वो अपनी एरिया से क्या होता है, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, तो जैसे ट्रॉपिकल ऑर्गेनिज्म, ट्रॉपिकल एरिया के जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, वो उनका जो निश होता है, मतलब हैबिटेट प्लस फंक्शन, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा वो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक। तो जो ट्रॉपिक एरिया होती है, वहाँ ट्रॉपिकल एरिया जो होती है वहां पर क्या होता है, वो वहां पर सोलर एनर्जी का जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। जो सोलर एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस प्रमोट हायर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी। जो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा बनाते हैं, और क्या होता है, इसी से जब प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नीट के एग्जाम में एक बार आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए,
कि जो ट्रॉपिकल एरिया होती है वहां पर क्या होता है, मोर नंबर ऑफ सोलर एनर्जी होती है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी आपकी परफेक्ट होती है। प्रोडक्टिविटी जब परफेक्ट होगी तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी जो होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमने पहले लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की बात कर रही है, अब दूसरी पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप की। ठीक है, नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर इज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट while exploring the wildness of the South American jungles found in within a region that species richness increase with the area but up to a certain limits। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, जो वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, इन्हीं ने ये रिलेशनशिप दिया था। ठीक है, कैसा, स्पीसीज और एरिया का रिलेशनशिप दिया था। ठीक है, देखिए इन्होंने बताया था कि जो इन्होंने सबसे पहले कहां पर देखा था, साउथ अमेरिका जंगल में। ठीक है, कहाँ देखा था, साउथ अमेरिकन जंगल में इन्होंने देखा था कि, या फिर उन्होंने फाइंड किया था कि जो मतलब जैसे कि जितनी एरिया होगी वैसे मतलब उस एरिया में उतने ही स्पीसीज रह पाएंगे। ठीक है, तो मतलब एरिया के अकॉर्डिंग किसी भी स्पीसीज को रखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था। क्या दिया था फॉर्मूला, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ठीक है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला आपको दे देंगे ऑप्शनल में, ठीक है, उसको आपको फाइंड करना होगा कि स्पीसीज रिलेशनशिप का फॉर्मूला क्या है। तो आप क्या बताएंगे, log s इक्वल टू log c प्लस जेड log a। ओके, अब इनके वैल्यू देख ले, मतलब इनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या ये होते हैं। ठीक है, तो s क्या होता है, s मीन्स क्या होता है, स्पीसीज रिचनेस, कि वहां पर स्पीसीज का जो वैल्यू है या फिर हाँ वैल्यू है, तो वो क्या होगी, कितनी ज्यादा और कितनी कम है। ठीक है, तो वो कौन फाइंड करता है, एस। ठीक है, फिर जेड मीन्स क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन ऑन रिग्रेशन। ठीक है, मतलब कि कितने एक कांस्टेंट तरीके से कहां तक जा सकती है, वो क्या है, वो कौन डिनोट करता है, जेड। ठीक है, ओके, सी मीन्स इज अ इंटरसेप्ट वाइल ए इज एरिया, वो क्या, सी क्या डिनोट करता है, सी इज मतलब कि सी जो होता है वो एक कांस्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद हम ए की बात करेंगे, तो ए क्या है, एक एरिया है। ठीक है, क्या है, एरिया। तो इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है, log is equal to log c प्लस जेड log a। ओके, तो ये हो गया। अब इसके देख लेते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज जनरली 0.1 to 0.2। तो अगर इस पूरी एरिया की बात करें कि एरिया और स्पीसीज के बीच में जो रिलेशन होता है उसका क्या होता है, पूरा मतलब या तो वो 0.1 या फिर 0.2 इस तरह के इनके बीच में ही रहती है। ठीक है, उनकी वैल्यू। अब देखिए, अब इसका अगर ग्राफ देखेंगे तो क्या होगा, तो एक साइड हम किसको रखेंगे, स्पीसीज को, और दूसरी साइड मतलब जितने भी स्पीसीज हैं उनको रखेंगे, और एक साइड क्या रखेंगे, एरिया को, कि जिस एरिया में उन्हें रखना है। ठीक है, जैसे कि छोटी सी एरिया है, ओके, एज अ रूम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो रूम के अकॉर्डिंग जब हमने रूम एरिया ले लिया तो उसमें कितनी काऊ आ सकती हैं, ठीक है, एज अ 3 to 4। ठीक है, जब 3 to 4 आ सकती है, जब और भी आप लाते जाएंगे तो क्या होगा, आपको एरिया भी बढ़ाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप और एरिया बढ़ा लेंगे। तो जब किसी भी कंट्री या फिर क्या बोलेंगे, स्टेट के सारी काऊ को आप एक ही जगह ला के रख देंगे और थोड़ी थोड़ी सी जगह और भी लेते रहेंगे, उसमें और जगह ऐड करते रहेंगे, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइम आ जाएगा जहां पर आपको जो एरिया है वो आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, एक कांस्टेंट एरिया आ जाएगा जहां पर आप एरिया को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब जब एरिया नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, आप स्पीसीज मतलब या फिर काऊ को या फिर कोई भी एनिमल को आप उतना ही रख पाएंगे जितनी एरिया है। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब किसी भी टाइम के बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट टाइम आ जाएगा जहां पर एक मतलब लिमिट आ जाएगी, जहां पर उसके आगे आप एरिया को या फिर स्पीसीज को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, तो वही बोला गया है कि दोनों ही साथ में मतलब चलेंगे। अगर स्पीसीज बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ेगी, पर एक लिमिट टाइम आ जाएगा जहां पर दोनों ही कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप दिया किसने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ठीक है, फिर देखते हैं, स्पीसीज रिलेशनशिप इज कंसीडर्ड for a very large area like a whole continent. Retrogressive coefficient or slope of the line comes in have z value of 0.6 to 1.2। अगर हम z वैल्यू की बात करें तो वो कितनी हो सकती है, 0.6 to 1.2। ठीक है, ओके,
तो ये क्या होता है, एक वही मैंने बताया कि जिस तरीके से आपका एरिया बढ़ेगा उसी तरीके से आप स्पीसीज को रख पाएंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक कांस्टेंट टाइम आ जाएगा जहां पर आपका जो ग्राफ है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, लिमिट्स वहां पर आ जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा, एरिया अगर इंक्रीज हुआ तो स्पीसीज इंक्रीज होगी, ठीक है, और अगर जब दोनों ही एक लिमिट आ जाएगी जहां पर आपका जो ग्राफ है वो कांस्टेंट हो जाएगा, जहां पर आप ना एरिया को बढ़ा पाएंगे और ना ही स्पीसीज को बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप किसने दिया है, वॉन हम्बोल्ट ने। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फ्रूटिवर्स, फ्रूटिटियो बर्ड्स जो कि है, एंड मैमल्स इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द स्लोप इज 1 to 1.5। अगर हम इन बर्ड्स और मैमल्स के बीच में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में लेकर इन्हें, मतलब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, एक एरिया, ठीक है, और अगर बर्ड्स और मैमल्स के बीच में हम मतलब अगर हम निकालेंगे इस ग्राफ को तो क्या होगा, तो स्लोप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 1.5 तक होता है, ठीक है। स्लोप जो होता है 1 से लेकर 1.5 तक पहुंच ही पाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपकी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी बात करनी होगी, स्टेबिलिटी की, ठीक है। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, फिर हम प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे कि अगर किसी भी स्पीसीज में स्टेबिलिटी है तो आपकी जो डाइवर्सिटी है वो बढ़िया अच्छे से चलेगी, और प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो फिर क्या होगा, इकोसिस्टम भी बड़ा होगा। जब इकोसिस्टम अच्छा होगा तो डाइवर्सिटी भी प्रॉपर होगी। ओके, अब स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। अगर हमें बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखना है तो क्या होगा, आपको किसी भी इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी लानी होगी, मतलब उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होना चाहिए, कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, ठीक है, तभी वो जो स्पीसीज वहां पर रह रही है वो प्रॉपर रह पाएंगे, ठीक है। मतलब जो वैल्यू है वो उतनी वैल्यू या फिर उससे ज्यादा वैल्यू हो, ना कि उससे कम हो पाए, ठीक है। तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी रखनी पड़ेगी इकोसिस्टम की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम डज नॉट डिग्रेड इट बट द इकोसिस्टम इज रेजिस्टेंट एंड हैव रिस्टोर itself after some time। देखिए इकोसिस्टम का जो पार्ट है उसमें क्या होगा, जब प्रॉपर आप चीजें बनाए रखेंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी। अब स्टेबिलिटी आएगी तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम में जो स्पीसीज है वो क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। जब इंक्रीज होंगे तो आपका बायोडाइवर्सिटी आपको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस हैज बीन कंफर्म्ड बाय डेविड टिलमास लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। तो ये सारी चीजें स्टेबिलिटी के बारे में जो इन्होंने दिया था वो कौन थे, डेविड टिलमान साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस चीज के बारे में दिया था कि इकोसिस्टम अगर बेस्ट है तो आपका डाइवर्सिटी भी बेस्ट होगा, ठीक है, या फिर डाइवर्सिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। Ecosystem with a higher productivity as a tropical forest are more productive than ecosystem with a lower biodiversity temperate forest। तो अगर हम ट्रॉपिकल और टेम्परेट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे तो वहां पर प्रोडक्टिविटी जो होती है, वहां के इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं वहां के इकोसिस्टम में जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू टेम्परेट, ठीक है। तो जब इकोसिस्टम आपका बेस्ट रहेगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अच्छी होगी, ठीक है। फिर देखिए इकोसिस्टम हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम थ्रू द अकरेंस एंड वेरियस चेक। किसी भी बायोडाइवर्सिटी को मतलब बेस्ट या फिर स्टेबल बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, किसी भी इकोसिस्टम को अच्छा बनाए रखना होता है, इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी रखनी पड़ती है, और क्या करना पड़ता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से इकोसिस्टम बेस्ट होगा, प्रोडक्टिविटी बेस्ट होगी, तो क्या होगा, आपके बायोडाइवर्सिटी जो है वो इक्वल चलती रहेगी, ठीक है, या फिर इकोसिस्टम हेल्थ, जिसमें कि इकोसिस्टम का मेन रोल है, ठीक है। किसका रोल है, इकोसिस्टम का मेन रोल है। अगर इकोसिस्टम आपका अच्छा है या फिर हेल्दी है तो क्या आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो प्रॉपर चलती रहेगी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करें, जिसमें कि लिखा हुआ सबसे पहला जो पॉइंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि सबसे पहले क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, एंड दूसरा क्या है, पॉपुलेशन ट्रेट्स व्हिच मेक्स स्पीशीज ससेप्टेबल
टू एक्सट्रैक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन। देखिए, अ स्पीसीज बिकम प्रोन टू एक्सटिंक्शन ड्यू टू टू कैटेगरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स, ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस एंड पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक। अगर एनवायरमेंट में अगर कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी चेंजमेंट आता है तो क्या होगा, आपको पॉपुलेशन जो है कि उसमें भी डिस्टरबेंस आएगा, ठीक है, जिसके कारण कोई भी स्पीसीज क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे तो लुप्त हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी स्पीसीज लुप्त हो जाती है तो क्या होगा, वो किसके कारण, एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण, ओके। तो क्या होगा, जब एक्सटिंक्शन जो मतलब स्पीसीज है वो जब एक्सटिंक्ट होती जाएंगी या फिर लुप्त होती जाएंगी तो क्या होगा, पॉपुलेशन जो होगी उसमें भी डिस्टरबेंस आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, पॉपुलेशन ट्रेट्स विच मेक स्पीसीज ससेप्टेबल एंड एक्सटिंक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी काफी सारे पॉइंट है डिस्कस किए गए हैं, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट है लार्ज बॉडी साइज। तो अगर लार्ज बॉडी साइज होगी तो क्या होगा, मतलब वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लार्ज बॉडी साइज है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्मॉल पॉपुलेशन साइज। स्मॉल पॉपुलेशन साइज कैसे हो जाएगी, क्यों, क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन साइज क्यों हो जाएगी, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन का वैल्यू या फिर लेवल है वो कम हुआ तो क्या होगा, जो पॉपुलेशन है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए थर्ड पॉइंट, लो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, एग्जांपल ब्लू व्हेल एंड गेंट पांडा, ठीक है। ये एग्जांपल दिए गए हैं ब्लू व्हेल और गेंट पांडा के। तो क्या होगा, इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, बहुत ही लो होता है, ठीक है। क्या होता है, इनमें जो रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल है वो बहुत ही लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नैरो रेंज डिस्ट्रीब्यूशन और स्मॉल जियोग्राफिकल रेंजेस, एग्जांपल वुडलैंड। क्या होगा, वहां पर जो अगर जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, जो जियोग्राफिकल एरिया होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, उसमें जो उनका रेंज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे कि या फिर नैरो रेंज भी बोल सकते हैं। तो क्या मतलब, इस जो वुडलैंड एरिया होते हैं जहाँ पर वुड सबसे ज्यादा होती है या फिर ट्री ज्यादा होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, नैरो रेंज होता है, ठीक है। किसी भी स्पीसीज का नैरो रेंज होता है। अकॉर्डिंग टू रेड लिस्ट IUCN, द एक्सटेंशन ऑफ 784 स्पीसीज इंक्लूडिंग, इस तरीके से जो स्पीसीज है आप मतलब आपके 500 ईयर में जो भी स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 338 वर्टिब्रेट एंड 359 इनवर्टिब्रेट एंड 87 प्लांट्स इन द लास्ट 500 ईयर। तो 500 ईयर में इतने सारे जो स्पीसीज हैं वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये जो जितने भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाते हैं उन्हें किस में रखा जाता है, रेड लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। किस में रखा जाता है, रेड लिस्ट में, जो कि IUCN के पास होती है, ठीक है। रेड लिस्ट एक बुक है जिसमें कि एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीसीज जो कि लुप्त हो रहे धीरे धीरे, तो उनका नाम और उनकी वैल्यू क्या होती है, रखी जाती है, ठीक है। और उनको मतलब किस स्पीसीज को रखने की जरूरत है या फिर कितने स्पीसीज अब हमारे इंडिया में आ चुके या फिर हमारे पूरे वर्ल्ड में आए थे और अब नहीं है, पहले थे और अब नहीं, तो उन सारी जो भी नेम होते हैं स्पीसीज के वो इस बुक में रखे जाते हैं, ठीक है, जिसका नाम रेड लिस्ट है, ठीक है। तो जो कि IUCN के पास होती है। तो अब इसके वैल्यू देख लेते हैं। तो 338 क्या है, वर्टिब्रेट, एंड 359 क्या है, इनवर्टिब्रेट, और 87 जो है प्लांट्स, वो आफ्टर हमारे जो 500 पिछले हमारे जो 500 साल ईयर में इतने सारे जो भी एनिमल है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम एग्जांपल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूडेड द डोडो इज द मॉरिशस। काफी सारे जो स्पीसीज है वो हमारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एग्जांपल देखिए, तो डोडो जो है वो मॉरिशस में रहते थे, मॉरिशस में मिलते थे, ठीक है। और क्वागा थे तो वो अफ्रीका में मिलते थे, और थैलासिन जो थे वो ऑस्ट्रेलिया में, एंड स्टीलर सी काउ जो थी वो रशिया में मिलती थी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोई भी पड़ोसी है, ठीक है, वो क्या वो एक डोडो बर्ड्स को ले आया अपने घर, ठीक है। अब जब ले आया तो क्या हुआ, उनके साइड वाले जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी देखा, अच्छा इनके पास डोडो है, चलो ठीक है मैं भी ले आता हूँ। तो जब वो भी जब ऐसे, अब डोडो कहाँ पर रहने वाला है, मॉरिशस में, ठीक है, एरिया है, ठीक है, वहां पर रहने वाला। और जब उन्हें यहाँ प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो उनकी भी डेथ होती चली जाएगी, ठीक है। तो जब इतने सारे लोग जो कि उन्हें उनकी एरिया से हटा के दूसरी एरिया में ले आएंगे तो क्या होगा, उनकी डेथ होती जाएगी, जिस तरीके से उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल थे डोडो, क्वागा एंड थैलासिन एंड स्टीलर सी काउ जो है वो
एक एक्सटिंक्ट है, ठीक है, रिसेंट में एक्सटिंक्ट हुए हैं, ठीक है। ओके, 3 सब स्पीसीज ऑफ द बाली जवान एंड कैस्पियन ऑफ टाइगर। अगर टाइगर स्पीसीज की बात करें तो वो 3 टाइप के सब स्पीसीज हैं जो कि बाली, जवान एंड कैस्पियन जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर ये सारी चीजें आपको एनसीईआरटी में मिलेंगी और इनसे क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं, हर साल ये इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अबाउट 15,500 स्पीसीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। टोटल अगर हम बात करें तो 15,500 स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रेजेंटली 12% of all bird of species and 23% of all mammals species and 32% of all amphibians species and 31% of all gymnosperm species in the world फेज टू थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। जो इतने सारे परसेंटेज ऑफ वैल्यू हैं वो क्या है, इतने सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 12% आपकी बर्ड्स थी और 23% मैमल्स थे और 32% एम्फीबियंस एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म थे, जो कि पूरे वर्ल्ड में इतने सारे परसेंटेज में जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन रीजन में लीड्स टू, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रीजन है वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी जो है वो धीरे धीरे लॉस होती जा रही है। तो इस यही सारे जो पॉइंट मैंने अभी पढ़ाए हैं वो क्या होंगे, ये रीजन है कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होती जा रही है, ठीक है। काफी सारे स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है, ठीक है। और भी कुछ जो न्यू पॉइंट है जो कि रीजन के बेस पे है, जो कि एरिया के बेस पे है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रही है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद मतलब पूरा जो आप सेशन देख लेते हैं तो उसके बाद आपको एनसीईआरटी भी रीड करनी है और एनसीईआरटी रीड करने के बाद जो भी डाउट हो वो आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, जिसके कारण हम आपके डाउट सारे ले सकें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।